हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में बात करेंगे। सेंटर ऑफ क्या होता है, उसका बेसिक क्या होता है, कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, वो हम लोग जो पिछले क्लास था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जब बाहर से फोर्स लगेगा तो सिस्टम में क्या आता है, मूवमेंट आता है, सिस्टम में वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन आते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का क्या चेंज होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब जहाँ पे कई सारा पार्टिकल्स है, कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग पोजीशन है। हर एक पार्टिकल्स का पोजीशन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड से, कि इसका मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, इसका है 2, 3, 5। ग्राफ में तो वही होता है। ग्राफ में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ से कई सारा पार्टिकल्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पे है, वो हम लोग को मालूम है कि पार्टिकल यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट ये है। कहाँ पे है वो कहते हैं, कैसे पता चलता है, कोऑर्डिनेट से। तो हर एक पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है वो हम लोग को मालूम है। तो सेंटर ऑफ मास मास कहाँ पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके, सम ओवर एम आई एक्स आई बाई एम आई, जहाँ पे जो सम होगा वो आई के ऊपर होगा 1 to n, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर 3 पार्टिकल रहेगा तो हम लोग 1 से 3 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आई 1 to n होगा, ये सब नहीं लिखे हम लोग, सिर्फ सम ओवर आई लिखे। तो दिस इज द प्रोसेस बाई विच यू कैन डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास, पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इफ पोजिशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज नोन टू यू, ठीक है। वेरी सिंपल, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो, एक जो पोजीशन है, ग्राफ में एक पोजीशन होता है, हर एक पार्टिकल्स का एक पोजीशन होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट से हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक 2 डायमेंशन ग्राफ है, ये पॉइंट कहाँ पे है, हम लोग कैसे बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट से बोलते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो हम लोग को पता चल जाएगा वो यहाँ पे है। तो कोऑर्डिनेट से ही पता चलता है ग्राफ में वो कहाँ पे है। लेकिन वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर में हम लोग ये जो पॉइंट है ऐसे डिनोट नहीं करते, वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर से डिनोट करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, ओरिजिन के साथ जो पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देंगे, और ये जो वेक्टर बनेगा ओरिजिन से इधर डायरेक्ट जो कनेक्ट कर देंगे सीधा, वो वेक्टर होगा इसका पोजीशन वेक्टर्स। और वो ईजी है, अगर किसी का कोऑर्डिनेट 2, 3, 5 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i hat 3j प्लस 5k hat। हम लोग क्या अलग चीज़ देख रहे हैं, नहीं, सेम चीज़ देख रहे हैं, लिखने का स्टाइल अलग है। पहले हम लोग कोऑर्डिनेट से उसको पहचानते हैं, अभी वेक्टर से पहचानते हैं। अगर किसी का पोजीशन वेक्टर्स 2i hat 3j 5k hat होगा तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, 5 है, ठीक है। तो वेक्टर में पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं। तो ये तो है नॉर्मल पोजीशंस। कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों को पता है तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर्स पता है, हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स है, सब पोजीशन वेक्टर पता है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो कैसे निकालें। तो यही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। क्या लिखेंगे, देखो, अगर पार्टिकल्स जो है उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स है, आयत पार्टिकल, ये आयत पार्टिकल है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये RI वेक्टर है। मतलब हर एक पार्टिकल का अलग अलग है। फर्स्ट पार्टिकल का R1 वेक्टर, सेकेंड पार्टिकल्स का R2 वेक्टर्स, थर्ड पार्टिकल का R3 वेक्टर, ऐसे कहीं के। तो हम लोग क्या करें कि एक आयत पार्टिकल लिए जिसका मास mi है, m∗i, और उसका पोजीशन वेक्टर i है। तो ऐसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको सम करना पड़ेगा। ऐसा ही करेंगे। कैसे करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ हम निकाल रहे हैं, लेकिन ये तीनों मिला के वो कॉम्पैक्ट है। देखो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट लिखा है 2, 3, 5, मतलब तीनों अलग अलग लिखा है। और पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, 2i hat प्लस 3j प्लस 5k hat, मतलब तीनों एक साथ हो गया। तो पोजीशन वेक्टर में ये तीनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, और कुछ अलग नहीं है। तो RCM क्या होगा बोलो, सम ओवर mi RI वेक्टर बाई सम ओवर mi, आई के ऊपर सम कर देना होगा। एक ही तरह के फॉर्मूला निकले, लेकिन 3 अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो 3 अलग अलग निकालना पड़ता है, लेकिन वो पोजीशन वेक्टर के अंदर सब इंक्लूड हो गया। इसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट इंक्लूड है पार्टिकल्स का, और इसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट इंक्लूड है सेंटर ऑफ मास का। तो ये है सेंटर ऑफ मास का पोजीशंस। समझ में आ गया।
ठीक है। अब हम लोग वेक्टर में कर रहे हैं, वेक्टर में उसको कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि हम लोग वेक्टर से डील कर रहे हैं। तो ए कोऑर्डिनेट से, ए क्या है, पोजीशन वेक्टर्स, ए इससे यहाँ से यहाँ हम लोग आ सकते हैं, वो सेम बात है, कोई अलग बात नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ 2 kg एंड 1 kg आर दिस एंड दिस। दोनों पार्टिकल्स है 2 kg, उसका पोजीशन वेक्टर ये है, 1 kg का पोजीशन वेक्टर वो है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इजीली निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर में क्या हो जाएगा बोलो, एक तो होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2। समझ में आ गया? ठीक है, 2 पार्टिकल्स है तो कितना दूर जाएगा, समेशन 2 तक, m1 r1 m2 r2 हो गया खत्म। तो यहाँ पे m1 प्लस m2, तो m1 मतलब देखो क्या है 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका पोजीशन वेक्टर्स i प्लस 2j प्लस 3k। 1 kg का कितना पोजीशन वेक्टर है, j प्लस 3k, और नीचे क्या होगा 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, 2i हैट और यहाँ पे i हैट नहीं है, सो 2i हैट बनेगा। j हैट कितना है, यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1, सो 5j हैट। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3, सो 9k हैट बाई 3। ये हो गया RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर्स निकल गया। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर वाइज अगर दिया रहेगा तो भी हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। एक ही बात है, दोनों लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। क्या है, अलग है। अब देखते हैं कि मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखो जब सिस्टम में फोर्स लगता है तो ये जो पार्टिकल्स है वो तो मूव करता है ना, उसका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, तो हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग मोशन है, हर एक पार्टिकल का अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, क्या हम लोग सेंटर ऑफ मास में क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो मतलब पूरा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक टीम है, तो टीम में मतलब 11 मेंबर होता है, लेकिन जो कैप्टन होता है वो क्या करता है, पूरा टीम को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी मेंबर्स तो कई सारा है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो कैप्टन है, जहाँ पे जिसको मतलब एनालाइज करने से पूरा सिस्टम का इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। तो वो वाला कैप्टन क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट, उसका एक्सेलरेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल नहीं है, तो सिंगल पार्टिकल में अलग अलग से अगर लोग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। इतना पार्टिकल्स है, 1000 पार्टिकल्स है, 5000 पार्टिकल, तो अलग अलग पार्टिकल्स में हम लोग डील नहीं कर सकते। तो अगर सबसे बात नहीं किया जा सकता है तो कैप्टन से बात कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ताकि वहाँ से ही हम लोग बाकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन है ए। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अगर ए है तो उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में dRCM/dt कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकल जाएगा। क्योंकि ए क्या है, पोजीशंस, हाउ द पोजीशन इज चेंजिंग, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर से। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखना, बोथ साइड डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, dRCM/dt। अब देखो दाएं तरफ जब dt लगाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इसके ऊपर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, अगर क्यों, क्योंकि हम लोग अगर dt लगा रहे हैं, एक बार एक लाइन कर ही देता है ना। ऐसे अब देखो इसमें डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएट वेरिएबल के ऊपर लगता है, कांस्टेंट होता है तो बाहर निकल जाता है। तो अब देखो डिफरेंशिएट किसके ऊपर लगेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी है, मतलब पोजीशन वेरिएबल्स है, पोजीशन चेंज हो रहा है, हर एक पार्टिकल्स का सब मूव कर रहा है। लेकिन मास चेंज हो रहा है क्या, पार्टिकल्स का मास तो कभी चेंज नहीं होता। तो ये जो डिफरेंशिएट है वो इसके ऊपर लगेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सम ओवर mi dRI/dt, इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा, बाई सम ओवर mi, आई के ऊपर समेशन। और ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिल गया, VCM। और ये क्या है, dRI/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन ऑफ आयत पार्टिकल्स, मतलब आई नंबर जो पार्टिकल्स है उसका वेलोसिटी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आई वी आई उसका सम डिवाइडेड बाई एम आई। यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल गया। इसी तरह का फॉर्मूला देखो सिमिलरिटी है, वहाँ पता है एम आई आ रहा है बाई एम आई वी आई बाई है। तो अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स मान लेते कि हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, और हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो है वेक्टर्स वो दिया है ऐसे आई जे के करके। तो अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है तो वो हम लोग निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वेलोसिटी अगर पता है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करके, वी सी एम इक्वल्स टू एम आई वी आई डिवाइडेड बाई एम आई सम। ठीक है, 4 पार्टिकल है तो क्या होगा, एम आई एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, जो पार्टिकल्स है वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बाहर से कुछ फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी में बदलाव आएगा, तो इसमें बदलाव तो नहीं आएगा, जो भी आएगा इसमें आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। समझ में आ गया। तो वो हम लोग डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमको बात समझ में आ गई तो तुम खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी एम जो होगा सेंटर मास, वो क्या हो जाएगा, एम आई ए आई सम बाई सम ओवर एम आई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी आई बाई डी टी। ए आई मतलब क्या, ए आई मतलब डी वी आई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द आयत पार्टिकल्स, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ आयत पार्टिकल्स। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, ए सी एम इक्वल्स टू एम आई ए आई बाई एम आई। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 इक्वेशन मिल गए हम लोगों को। तो वहाँ पे हम लोग टैबुलेट कर सकते हैं इसको। देखो क्या क्या मिला, नंबर 1 यहाँ पे मिला, हम लोग लिख देते हैं आर सेंटर ऑफ मास, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो क्या होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो क्या होगा, सम ओवर एम आई ए आई उसका सम बाई सम ओवर ए आई। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग को मिल गया। इसके ऊपर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूछ देते हैं। ठीक है, तो ए सी एम हम लोग को मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग इधर ला के लिखते हैं, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। ए सी एम इज इक्वल्स टू सम ओवर एम आई ए आई डिवाइडेड बाई सम ओवर एम आई। सम ओवर एम आई का मतलब क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा करके, मतलब पूरा मास ऑफ द सिस्टम वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एम आई ए आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, सम ओवर एम आई। टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, एम आई का सम करने से टोटल मास हो जाएगा। ये टोटल मास इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम ए सी एम इज इक्वल्स टू एम आई ए आई सम ओवर आई। समझ में आ गया। अब देखो अच्छे से देखना, एम आई ए आई क्या है, इसको हम लोग बोल सकते कि आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन आयत पार्टिकल्स उसका सम लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए होता है तो एफ आई क्या होगा, एम आई ए आई होगा कि नहीं होगा। फोर्स ऑन आयत पार्टिकल्स लिख सकते हैं, फोर्स ऑन आयत पार्टिकल, आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा,
मास ऑफ आयत पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ आयत पार्टिकल्स। अब देखो ये जो आयत पार्टिकल के ऊपर मतलब आयत मतलब कुछ भी पार्टिकल्स, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितने टाइप का फोर्स लग सकता है। एक तो है एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, और इंटरनल फोर्स भी तो लग सकते हैं ना। कई सारा मास है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ मास था, तो एक दूसरे को भी फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? अट्रैक्शन लगाता है, ग्रेविटेशन। देखो एक सिस्टम में कई सारा मेंबर्स है, तो बाहर से फोर्स आएगा वो तो अलग बात है, एक्सटर्नल फोर्स, और इंटरनल फोर्स भी हो सकता है। एक दूसरे मतलब जो सिस्टम के मेंबर है उसके अंदर ही फोर्स लग रहा है, वो इंटरनल फोर्स है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, तो उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। फोर्स ऑन आयत पार्टिकल मतलब टोटल फोर्स, मास टाइम एक्सेलरेशन करने से क्या होता है? नेट फोर्स मिलता है। नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल, तो टोटल मतलब इसमें क्या आएगा? देखो दो चीज़ आएगा, एक तो होगा आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, उसके ऊपर सम करना पड़ेगा, प्लस एफ आई इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है, उसके ऊपर सम करना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये जो इंटरनल फोर्स होता है ना वो जीरो होता है, इसका सम जीरो होता है। इंटरनल फोर्स जीरो नहीं है तो सम जीरो होता है, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंपल केस लेते हैं, दो मेंबर्स हैं, अच्छे से देखना, दो मेंबर्स हैं, एक 1 है एक 2 है, तो ये जो अट्रैक्शन लगाते हैं दो, एक के ऊपर फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा? ऐसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 2, और 2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इधर, वो क्या होगा? F21। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ये ऐड करेंगे तो कितना होगा बोलो? F12 प्लस F12 इज टू माइनस F21 लिख सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। एक पार्टिकल के ऊपर दूसरे पार्टिकल के द्वारा जितना फोर्स लगाया जा रहा है, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को। और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो F12 प्लस F21 क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? तो जो इंटरनल फोर्स लगता है एक दूसरे से, उसको सारी फोर्स अगर जोड़ देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दो पार्टिकल था, दो से ज़्यादा भी पार्टिकल रह सकता है, तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा? तो भी क्या होगा? सम करके जीरो होगा। मतलब जो इंटरनल फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है, लेकिन सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ थ्रू आउट द सिस्टम में जितना भी इंटरनल फोर्स लगा रहा है, ये इसको लगा रहा है, इसको लगा रहा है, इसको लगा रहा है, तो सब अगर आपस में मिला दिया जाए तो सम कितना होगा? जीरो होगा। इसलिए क्या होगा? ये टर्म क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन पेयर, ठीक है। F12 है तो F21 है, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सब मिला के। तो ये तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, तो सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म खत्म हो गया, तो बचा क्या? ये टर्म, ठीक है। अब देखो ये क्या है? आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। तो आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसको सम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अगर हम लोग समेशन उठा देंगे तो क्या हो जाएगा? F1 एक्सटर्नल, F प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F3 एक्सटर्नल, मतलब सिस्टम के ऊपर हर एक पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर लग रहा है F1 एक्सटर्नल, सेकेंड पार्टिकल के ऊपर लग रहा है F2 एक्सटर्नल। तो सम ऑफ ऑल द फोर्स मतलब क्या करेंगे? इसको सम को जब हम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पूरा चीज़ क्या मिलेगा? पूरा चीज़ मिलेगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल क्या है? टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, इसको अच्छे से समझना होगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, समझ में आ गया? कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो इजी है सब। टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम कितना लग रहा है? F एक्सटर्नल, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको समीशन कर दे। तो अल्टीमेटली क्या निकला? अल्टीमेटली निकला एम ए सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू F एक्सटर्नल। एक इक्वेशन निकल गया। यहाँ पे देखो ए वाला इक्वेशन कुछ फैमिलियर है, हाँ है, F इक्वल्स टू एम ए टाइप का एक इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला कि सिस्टम के ऊपर कितना टोटल फोर्स लग रहा है इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छे से देखना, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ऐसा पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा सिस्टम को। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है उसको स्टडी करना बहुत ही प्रॉब्लम है, और स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास पे फोकस करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम इंटू ACM, मतलब पूरा टीम का जो टोटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है और उसका मास के साथ सेंटर ऑफ मास का
एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ए इक्वल्स टू एम ए टाइप एक इक्वेशन आ जा रहा है। मतलब ये एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, वो क्या कर रहा है, पूरा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज इफ पूरा फोर्स सेंटर ऑफ मास में ही लग रहा है। लग रहा है कि जो फोर्स पूरा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वो मतलब हर एक पार्टिकल का अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसको दिख के हम लोगों को समझ में आ रहा है कि देखिए ऐसा लग रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, वो कैप्टन के ऊपर ही लग रहा है, और कैप्टन में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एम क्या है, मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो देखो, यहाँ पे इतना सारा सिस्टम है, कई सारा पार्टिकल्स है, सबके ऊपर अलग अलग फोर्स लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि जो इसको छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे 1 kg का 10 पार्टिकल्स है, 1 kg 1 kg 1 kg। तो यहाँ पे ये मॉडल बोल रहा है कि तुम छोड़ दो, तुम क्या करो, 1 kg अलग अलग पार्टिकल बोलो मत बोलो, तुम बोलो कि सेंटर मास में पूरा 10 kg है और एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और इसमें ACM एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो पूरा सिस्टम का रिप्रेजेंट कौन करेगा, सेंटर ऑफ मास करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास का मोशन का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि अब देखो, इफ F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, अगर बाहर से कोई फोर्स, वेक्टर साइन देना पड़ेगा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो यहाँ पे ACM क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ रहा है। जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वही मोशन, लॉ ऑफ मोशन का वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास जैसा है वैसा ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में रहा है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़े थे कि नेट फोर्स अगर 0 होगा तो भी जाके एक्सेलरेशन 0 होगा, टोटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग देखेंगे। नेट फोर्स का मतलब क्या है, जितना टाइप का फोर्स है सब मिला के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स देंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ए सेंटर ऑफ मास 0 होगा। बाकी फोर्स का क्या होगा, बाकी फोर्स तो 0 ही है। बाकी फोर्स जो है इंटरनल फोर्स वो साम करके तो 0 ही हो जाएगा ना। तो वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है उसमें इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है। वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो रोल ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, वो मोशन में इंटरनल जो फोर्स है उसका कोई रोल नहीं है। जो भी रोल होगा क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कुछ टॉपिक करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो उसमें कई सारा पार्टिकल्स है और हर एक पार्टिकल का अलग अलग मोमेंटम है, अलग अलग मोमेंटम है। तो पूरा सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पार्टिकल्स है उसका मोमेंटम क्या है, P1 P2 P3 ऐसे है। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम हम लिख सकते हैं कि आयत पार्टिकल का जितना मोमेंटम है उसको सम कर दीजिए तो आ जाएगा टोटल मोमेंटम। तो इसका मतलब P1 + P2 + P3। तो अब देखो Pi की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, MI VI लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे M मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं और यहाँ पे M डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला चीज़ क्या है, ये वाला चीज़ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है, सम ओवर MI VI बाय सम ओवर MI जो कि कैपिटल M है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गया VCM। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि
एम, पी वेक्टर से वेक्टर साइन देना पड़ेगा, तो पी वेक्टर इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया? मतलब सेंटर ऑफ मास ही सब सिस्टम का रिप्रेजेंट कर रहा है। सिस्टम में कई सारे मेंबर है, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा चीज़ है जो पूरा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे, सब मोमेंटम ऐड करने की जरूरत नहीं है, टोटल मास इन मास ऑफ द सिस्टम और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम का मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा एम डी वी सी एम बाई डी टी। एम तो चेंज नहीं होता है, मास होता है। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एम ए सी एम। और एम ए सी एम क्या होता है, एफ एक्सटर्नल होता है, अभी तो निकाला, तो इसको जगह हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई ए सी एम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो क्या निकला, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। सो क्या निकला, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। और न्यूटन जो सेकेंड लॉ था वो उसके फॉर्म में आ गया, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ फोर्स था, लेकिन वहाँ पे टोटल फोर्स था, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्स साम करके जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो जो डी पी बाई डी टी होगा वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा। अगर इसके जगह में जीरो बैठाएंगे इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। सो डी पी बाई डी टी करने से जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो आता है कब, जो वो चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो वेरिएबल होता है वो उसका डिफरेंशिएट होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएट होता है क्या, डी डी टी ऑफ 5 क्या होगा, जीरो। उसका मतलब क्या है, जब हम लोग कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए चेंज क्या होता है, जीरो। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। तो जो कांस्टेंट है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ जीरो, मतलब उसमें कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है, मतलब पी क्या होगा, चेंज नहीं है, चेंज नहीं होगा उसका, क्या होगा, पी कांस्टेंट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो क्या बात आ गई, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ हम नहीं लिखा रहे हैं, वो घर में लिख सकते हो, बुक में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझ के ही लिख सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो सारी चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, कॉम्पैक्ट है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ्लुएंसी आता जाएगा, उतना ही कॉन्सेप्ट पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।